तो हम लोग पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फर्स्ट टाइप था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद कीजिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन हम बताए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट पे जो भी प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं उन्हीं को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और उसी का पहला टाइप होता था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि ये कैसे नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेफिनेशन देखिए, व्हेन सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसको समझिएगा, व्हेन सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम जब भी बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल का हिंदी होता है अवाष्पशील, मतलब जो अपने आप वेपोराइज ना हो। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम जनरली बोले इस टॉपिक के अंतर्गत, तो आप दिमाग में रखिएगा शुगर, चीनी। शुगर जो होता है अपने आप वेपोराइज नहीं होता है, आर डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड सॉल्वेंट। और जब हम लिक्विड सॉल्वेंट बोलेंगे तो आप दिमाग में रखिएगा वाटर। जब वाटर में हम लोग शुगर ऐड करते हैं देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, तो उसका वेपर प्रेशर घटता है। The ratio of decrease in vapor pressure, अब जितना वेपर प्रेशर घटा वो, एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और जो वाटर का वेपर प्रेशर पहले से था, उन दोनों के रेशियो को इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उन दोनों के रेशियो को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मान लीजिए पहले से वाटर का वेपर प्रेशर P0, अब जब उसने शुगर ऐड किए तो उसका वेपर प्रेशर PS हो गया। नॉट जो है वो प्योर स्टेट को एक्सप्लेन करता है और S जो है सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करता है। तो P0 यानी प्योर स्टेट में था, जब उसमें हम लोग शुगर मिला दिए यानी सॉल्यूशन बन गया, तो उसका रिड्यूस होकर के PS हो गया। पहले से P0 था, रिड्यूस होकर के PS हो गया, तो कितना रिड्यूस हुआ, तो P0 माइनस PS। मान लीजिए पहले से 100 था, घट करके 90 हो गया, तो कितना घटा, तो 100 माइनस 90। तो वही पहले से P0 था, घट करके PS हो गया, तो कितना घटा, तो P0 माइनस PS। और जो पहले से था, पहले से कितना था P0, और जो घटा और जो पहले से था, इन दोनों के रेशियो को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और फ्रॉम राउट्स लॉ आप जानते हैं, राउट्स लॉ में हम लोग एक इक्वेशन लिखे थे, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है यानी P0 माइनस PS बाई P0, ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी XV। अब ये XV क्या है, XV है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका फॉर्मूला होता है XV इक्वल टू NV बाई Na प्लस NV। ये वैल्यू पुट करके हम लोग इसको और आगे एक्सप्लेन करेंगे, जिससे हमको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। तो इसी के आधार पे अब हम लोग निकालेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी के आधार पे नहीं, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं सभी में उनका डेफिनेशन पढ़ने के बाद फिर निकालेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अभी पहले हम लोग इसमें निकालते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फॉर्मूला आपको याद होगा था P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू XV। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, XV का वैल्यू रखेंगे। अब XV का वैल्यू हम आप लोगों को बताए थे पहले भी, लेकिन हो सकता है कि आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए थोड़ा सा देखिए। तो XV इक्वल टू होता है NV बाई Na प्लस NV। ए आप देखिए सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं, बी सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं।
अब एक्स बी इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी होता है। अब एन क्या है? एन है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम बाई मोलर मास। ये तो आप हमेशा से जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं। तो एन नंबर ऑफ मोल, मास इन ग्राम बाई मोलर मास। मास इन ग्राम को W मान लेते हैं और मोलर मास को M मान लेते हैं। तो यानी N इक्वल टू W बाई M। उसी तरह से जब n इक्वल टू W बाई M है तो NB इक्वल टू WB बाई MB हो जाएगा। B सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो NB इक्वल टू WB बाई MB और NA इक्वल टू WA बाई MA। A जो है सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब WA मींस, एक बार फिर से, W मींस मास इन ग्राम और A मींस सॉल्वेंट, यानी WA मींस मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। W मतलब मास इन ग्राम, B मतलब सॉल्यूट। WB मींस मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। M जो है मोलर मास है, A जो है सॉल्वेंट है, तो Ma मींस मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। M मोलर मास, A सॉल्वेंट। MB, A मींस मोलर मास, B मींस सॉल्यूट, तो MB मींस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। P जो है वेपर प्रेशर है और नॉट जो है प्योर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो P0 मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P मतलब वेपर प्रेशर, S मतलब सॉल्यूशन, तो PS जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ये सारे टर्म का अभी हम लोग इस फॉर्मूला में यूज करेंगे। अब आइए इस फॉर्मूला में उन वैल्यू को रखते हैं। P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू XB का वैल्यू अभी देखे थे NB बाई NA प्लस NB था, और P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू NB का वैल्यू था WB बाई MB, NA का वैल्यू था WA बाई MA और NB का वैल्यू था WB बाई MB। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत ही लेस अमाउंट में हो और सॉल्वेंट ज्यादा है। जैसे पानी में शुगर ऐड किए हैं तो शुगर का क्वांटिटी 1 या 2% है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जनरली न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय 2% तक रहेगा तो उसको आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लीजिएगा। 5% तक भी आप डाइल्यूट सॉल्यूशन का फॉर्मूला ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही कंपोजिशन 5% से ऊपर हो गया तो आपको इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर 2% से कम है कॉन्सेंट्रेशन तो उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा है, मींस WA बाई MA सॉल्वेंट का जो मोल है वो WB बाई MB यानी सॉल्यूट के मोल से बहुत ज्यादा है। जब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है तो सॉल्वेंट के सामने सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मींस मान लीजिए ये 1000 है और ये 0.001 है, तो 1000 प्लस 0.001, तो 0.001 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ 1000 लिख सकते हैं। तो इन दोनों की जगह पे सिर्फ ये लिख सकते हैं अगर ये बहुत छोटा हो, तो हम लोग लिख सकते हैं P0 माइनस PS बाई P0 बराबर WB बाई MB बटा WA बाई MA। इसको और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग लिख सकते हैं P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू WB बाई MB इनटू, ये ऊपर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा MA बाई WA। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा MB इंटू WA इंटू P0 माइनस PS। MB इंटू WA यहाँ आ गया इंटू में, इक्वल टू P0 यहाँ चला जाएगा P0 इंटू WB इंटू MA। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं MB इक्वल टू, ये जो इंटू है इधर डिवाइड में आ जाएगा, P0 इंटू WB इंटू MA डिवाइडेड बाय
WA into P0 माइनस PS। ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। A मतलब मोलर मास, B मतलब सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का इक्वेशन P0 into WA into Ma by P0 by WA into P0 minus PS। ये हो गया फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 2% से या 5% से नीचे होगा तो ये इक्वेशन यूज कीजिएगा। अगर उससे ज्यादा होगा तो यहाँ से ऊपर का जो इक्वेशन है ये यूज कीजिएगा। यहाँ पे सभी चीजों का, सभी वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है, ये भी आप रफ में लिख लीजिएगा। ये जो लिखा हुआ है इसको भी आप रफ में लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से आपको एक्सप्रेशन निकालना है। इस एक्सप्रेशन को निकालने के बाद तब आप रफ में इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रफ में। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो था हम लोग का वो था इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट हम लोग पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि किस तरह से सॉल्यूट डिसॉल्व करने पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घटता था, उसी को हम लोग कहते थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और दूसरा टॉपिक है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। इसको पहले समझ लीजिए क्या होता है। आप चाय तो बनाई होंगे घर पे। जनरली आप देखते होंगे कि दूध या पानी को जब आप उबालते हैं और उबलने के बाद उसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे तो देखते होंगे कि उबलना बंद हो जाता है। रीजन ये था, मान लीजिए पानी को उबाले और उसमें चीनी डाल दी तो पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा था, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था। जब उसमें चीनी डाल दिए तो वो सॉल्यूशन बन गया और सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर उस सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर से थोड़ा अधिक हो जाता है। वो चीनी की मात्रा पे डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट में चीनी डाले हैं। अगर थोड़ा सा चीनी डाले हैं तो बॉइलिंग टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, अगर आप ज्यादा चीनी डाले हैं तो बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप उसी विलियन को, यानी कि जो पहले से उबल रहा था उसमें चीनी डाल दिया, उबलना बंद हो गया। अब उसको 1-2 मिनट और गर्म करते हैं, यानी टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, तो वो फिर से उबलना शुरू हो जाता है, फिर से उसका बॉइलिंग शुरू हो जाता है। तो ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर था उतना और बढ़ा देने पे ये फिर से उबलने लगा। तो ये जो बढ़ा इसी को बोलते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, चीनी मिलाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ इसी को बोलते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन मतलब आप समझिए इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन देख लीजिए, व्हेन सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम जब भी बोले आप दिमाग में रखिए शुगर जो है, चीनी जो है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अपने आप वेपोराइज नहीं होता। आर डिसॉल्व्ड इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, और लिक्विड सॉल्वेंट हम जब बोले तो आप समझिए वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, उसमें हम लोग शुगर डिसॉल्व किए। फिर से एक बार देखिएगा, when some amount of non-volatile solute are dissolved in a liquid solvent, then its boiling point increases, तो उसका boiling point बढ़ जाता है, जैसे अभी समझाए थे। This increase in boiling temperature of solvent is called elevation of boiling point. It is denoted by delta TB। अब यह देखिए, B मतलब बॉइलिंग, T मतलब टेम्परेचर, डेल्टा मतलब चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर। इट इज कॉल्ड इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इक्वल टू T2 माइनस T1। T1 जो था वह वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर था,
T2 जो है वह सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर है और डेल्टा TB मतलब चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर यानी T2 माइनस T1। मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस और उसमें चीनी घोल देने के बाद सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। तो 102 माइनस 100 यानी जो 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ इसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा TB। और याद रखिएगा डेल्टा TB मींस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज directly proportional to the molality of solution. It is directly proportional to the molality of solution. That is delta TB directly proportional to m. m मतलब molality, small m से molality को दिखाते हैं। और हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा TB इक्वल टू प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलते हैं तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट आता है KB इंटू m। यहाँ जो KB है ये कांस्टेंट है, इसका बहुत अच्छा नाम होता है इट इज कॉल्ड मोलर इलेवेशन कांस्टेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आगे डिटेल में बताएंगे। इट इज कॉल्ड मोलर इलेवेशन कांस्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इस केबी को ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। और हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू, अब याद कीजिए मोलरिटी का फॉर्मूला था NB बाय WA इंटू 1000। NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, WA मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। यही था मोलरिटी का फार्मूला। क्या एक बार फिर से याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। और हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा TB इक्वल टू KB इनटू NB, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है मास इन ग्राम बाय मोलर मास, यानी NB की जगह पे लिख सकते हैं WB by MB। W means mass in gram, M means molar mass और B means solute। mass in gram of solute by molar mass of solute, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute बटा WA पहले से है मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। और हम बताए थे कि जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग निकालते हैं उसमें MB का फॉर्मूला निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। तो अगर MB यहाँ ले जाते हैं तो डेल्टा TB यहाँ आ जाएगा, मींस MB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाय डेल्टा TB इंटू WA। ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, MB इक्वल टू KB इंटू WA इंटू 1000 बाय डेल्टा TB इंटू WA। MB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाय डेल्टा TB इंटू WA। MB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाय डेल्टा TB इंटू WA। इन सब का मीनिंग हम आपको पहले बता चुके हैं। M मतलब मोलर मास, B मतलब सॉल्यूट, KB मोलर इलेवेशन कांस्टेंट है या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, WB W मींस मास इन ग्राम, B मींस सॉल्यूट, डेल्टा TB इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर, WA W मींस मास इन ग्राम, A मींस सॉल्वेंट, WA मींस मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये फार्मूला से हम लोग इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं और इस फार्मूला से इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं। अब इसमें जो एक वर्ड आया है मोलर इलेवेशन कांस्टेंट, इसको भी डिफाइन करेंगे लेकिन थर्ड टॉपिक पढ़ने के बाद। थर्ड टॉपिक है हम लोग का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
तो थर्ड टॉपिक था हम लोग का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये समझ लीजिए कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। आप एक काम कीजिए, 2 कंटेनर लीजिए, कोई भी घर से ले लीजिए, सिंपल कटोरी ग्लास कुछ भी ले लीजिए, और एक में पानी ले लीजिए और एक में पानी के साथ चीनी घोल लीजिए। दोनों कंटेनर को फ्रीजर में रख दीजिए। एक कंटेनर में पानी है, याद रखिए, और एक कंटेनर में पानी के साथ चीनी घुला हुआ है। दोनों को फ्रीजर में रख दीजिए। आप देखेंगे कि जो पानी है वो जल्दी फ्रीज कर जाएगा, लेकिन जिसमें पानी के साथ चीनी घुला हुआ है वो थोड़ा देर के बाद फ्रीज होगा। रीजन ये है कि पानी का फ्रीजिंग टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आया, पानी फ्रीज हो गया। लेकिन जब उसमें चीनी घोल देते हैं तो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -1 डिग्री, -2 डिग्री। ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चीनी, कितना आप डिजोल्व किए हैं उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप जितना चीनी डिजोल्व किए हैं उतने चीनी से उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उसको और -2 डिग्री तक फ्रीज कीजिएगा, तब जाकर के चीनी और पानी का सॉल्यूशन फ्रीज करेगा। तो ये जो फ्रीजिंग टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। -2 डिग्री सेल्सियस जो घटा, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, टॉपिक है हम लोग का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिफिनेशन देखिए, when some amount of non-volatile solute, non-volatile solute मतलब चीनी समझिए, are dissolved in a liquid solvent। liquid solvent मतलब पानी समझ लीजिए, चीनी को पानी में घोल दिए, then its freezing point decreases, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। This decrease in freezing temperature, ये जो डिक्रीज हुआ, जो घटा of solvent is called depression of freezing point या depression in freezing point। ये जो डिक्रीज हुआ फ्रीजिंग टेम्परेचर में, it is called depression in freezing point। It is denoted by delta TF। F मीन्स होता है फ्रीजिंग, T मीन्स होता है टेम्परेचर, डेल्टा मीन्स होता है चेंज। फ्रीजिंग टेम्परेचर में चेंज, फ्रीज होना मतलब पानी से आइस में बदलना, बर्फ में बदलना, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर में चेंज। और डेल्टा TF बराबर होता है T1 T2। डेल्टा TF इक्वल टू T1 T2। T1 मान लीजिए वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस था, T2 उसमें शुगर ऐड करने के बाद जो माइनस में चला गया था, जो घट गया था, मान लीजिए कि 90 पहले से था 0 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये जो T1 T2 करेंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये जो 2 डिग्री सेल्सियस घटा, उसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। इट इज नोटेड बाय डेल्टा TF। Further, it is also directly proportional to the molality of solution। Depression in freezing point is directly proportional to the molality of solution। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, मतलब अगर शुगर ज्यादा ऐड करेंगे तो मोलालिटी ज्यादा होगा, शुगर कम ऐड करेंगे तो मोलालिटी कम होगा। शुगर ज्यादा ऐड करेंगे तो डिप्रेशन ज्यादा होगा, कम करेंगे तो डिप्रेशन कम होगा। तो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी M। और हम लोग लिख सकते हैं जब प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट KF आएगा। तो लिख सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू M। KF जो है कांस्टेंट है, where KF is constant, it is called molar depression constant और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। पिछले वाले में आया था ड्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसमें आया है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इन दोनों कांस्टेंट का डिफिनेशन इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम बताएंगे। अभी इसको याद रखिए, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, KF को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। और हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू मोलालिटी का फार्मूला होता है NB/WA और ऊपर में 1000। NB नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, WA मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। NB/WA इनटू 1000 ये मोलालिटी का फार्मूला होता है। और हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू
एम बी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी बाई एम बी। एम बी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी बाई एम बी, मास इन ग्राम बाई मोलर मास। ऊपर में 1000 पहले से था और डब्ल्यू ए नीचे में पहले से था। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। जब एम बी यहाँ आएगा तो डेल्टा टी एफ यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं एम बी इक्वल टू, एम बी अगर यहाँ ले जाए तो एम बी इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 और डेल्टा टी एफ नीचे आ जाएगा तो डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो ये एम बी का फॉर्मूला आ गया ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। इसमें हम लोग आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये टॉपिक इतना ही था। इसमें दो कांस्टेंट आया है, एक एब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट जो पिछले टॉपिक में आया था और दूसरा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो इस टॉपिक में आया है। थोड़ा सा इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो हम बोले थे कि डिफिनेशन पढ़ेंगे ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहलाता है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हम लोग का एक फार्मूला आया था डेल्टा के बी इक्वल टू के बी इंटू एन बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू। अब इसी फार्मूले से देखिएगा हमको डिफिनेशन लिखना है के बी का। तो के बी इक्वल टू क्या होगा, के बी इक्वल टू ये डब्ल्यू है यहाँ इंटू में चला जाएगा, डेल्टा के बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एन बी इंटू 1000 नहीं चला जाएगा, एन बी इंटू 1000। यही के बी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे देखिए। एन बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को आप बना लीजिए 1 मोल, 1 मोल सॉल्यूट। डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको ले लीजिए 1000 ग्राम। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 मोल हो ही गया, ये सब कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ ये डेल्टा टी यानी चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर। इसी को क्या बोलेंगे, केबी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट मिलाने पर जो बॉइलिंग टेम्परेचर में चेंज होता है उसी को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब यही फॉर्मूला को यही इसका डिफरेंशियल में लिखेंगे। द इंक्रीज इन बॉइलिंग टेम्परेचर मींस डेल्टा T ऑफ सॉल्वेंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया 1000 ग्राम is dissolved in 1000 gram solvent is called एब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb। तो Kb का फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, पहले लिख देंगे it is denoted by Kb, it is denoted by Kb और Kb का फार्मूला डायरेक्ट लिखिए, that is Kb equal to delta Tb into Wa by Mb into 1000। सिमिलर वे में हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का भी डिफरेंशियल लिखेंगे। तो नेक्स्ट था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको भी पहले समझ लीजिए। डेल्टा Kf का फॉर्मूला आया था हम लोग का थर्ड पॉइंट में Kf into Mb into 1000 by Wa। अब इसमें Kf निकालना है, Kf इक्वल टू Wa डिवाइड में है, इधर जाएगा तो इनटू में चला जाएगा, डेल्टा Tf into Wa बाय Mb into 1000, Mb into 1000 डिवाइड में चला जाएगा। अब अगर डेल्टा Tf को रखेंगे जो कहते हैं Mb अगर 1 मोल ले लें और मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम ले लें, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो ही गया, यानी डेल्टा Tf बचेगा यानी चेंज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, इसी को बोलेंगे Kf यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसका डिफरेंशियल भी वही लिखेंगे, द डिक्रीज इन फ्रीजिंग टेम्परेचर
यही डेल्टा टी है ऑफ सॉल्वेंट। When 1 mole of non-volatile solute, 1 mole of non-volatile solute NB, 1 mole NB is dissolved in 1000 ग्राम solvent, solvent जो था WA इसको ले लीजिए 1000 ग्राम, 1000 ग्राम solvent is called cryoscopic constant या molar depression constant of resin. It is denoted by K और इसका फॉर्मूला हमको लिखना हो तो डायरेक्ट लिखेंगे that is Kf equal to delta Tf into WA by NB into 1000। तो ये हो गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसमें 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में यही बस इतना है।